सवाल नंबर 85 तक हो चुके हैं। सवाल नंबर 86 से स्टार्ट करना है। हीरो टू सुपर हीरो सीट कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, उम्मीद है अभी तक की सारी क्लासेस आपने अच्छे से ले ली हैं और सबकी रिवीजन भी अच्छे से कर ली है। अगर नहीं क्लासेस ली हैं या फिर रिवीजन नहीं की है, दोनों में से कुछ भी नहीं किया है या दोनों नहीं किया है, एक कर लिया एक नहीं किया है, दोनों करने हैं। पहले पीछे की सारी क्लासेस ले लेनी है प्लस उनकी क्लास नोट्स बना के रिवीजन भी कर लेनी है। बात क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 86 नंबर सवाल, मुझे बताओ क्या हम ऐसा सवाल कल कर चुके हैं? बिल्कुल आसान था, मैंने आपको बताया था। एक्सपेंसेस ऑफ ए होटल आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। जैसे कह रहा है फिक्स है वेरिएबल है, तो टोटल एक्सपेंसेस को आप क्या मान लेंगे? ई मान लेंगे। कुछ फिक्स हैं और कुछ क्या है? वेरिएबल है। जो वेरिएबल है वो क्या है? एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस हैं, एन नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड कर रहा है, तो एनवी हो गया। बात क्लियर है बच्चों? तो जिसने कल की क्लास नहीं ली है उसको सवाल समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, है ना? बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, तो सपोज करो हम अपना केवीजी का टूर लेके जाते हैं। ठीक है, कब जा रहे हैं? जल्दी जाएंगे, मेंस होने के बाद जाएंगे। ठीक है, सीजीएल का मेंस हो जाए बस एक बार, के बाद जाएंगे पक्का। क्या? जहाँ आप लोग कहोगे वहाँ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग जाते हैं पिकनिक पे कहीं घूमने, तो क्या होगा कि कुछ एक्सपेंस हमारे फिक्स्ड होंगे, वो बच्चों पे डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे बस है, बस हमें लेके जानी है यहाँ से सपोज करो आगरा। ठीक है, तो बस वाला लेगा 50,000 रुपये। अब उसमें चाहे 50 बच्चे जाएं, चाहे जाए 30, चाहे जाए 20, चाहे जाए 10, क्या वो ऐसे बोलेगा कि 10 बच्चे जाओगे तो 10,000 लूंगा? ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। वो कहेगा भाई चाहे एक बच्चा जाओ चाहे जाओ 50, मेरे को 50,000 रुपया चाहिए। तो वो एक्सपेंस कैसे हो गए? फिक्स्ड एक्सपेंस हो गए, फिक्स कि ये होगा ही होगा, ये बच्चों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा एक्सपेंस है जो बच्चों पे डिपेंड करेगा, जैसे कि भोजन। हम कहीं होटल में रुकेंगे खाना खाने के लिए, तो अगर 20 बच्चे हैं तो 20 थाली के पैसे लगेंगे, 30 बच्चे हैं तो 30 थाली के लगेंगे, 40 बच्चे हैं तो 40 थाली के लगेंगे। रुकने की व्यवस्था जहां भी होगी, अगर हमने फिक्स पे धर्मशाला बुक कर रखी होगी तो वो फिक्स में आ जाएगा। अगर हमने रूम के हिसाब से बुक कर रखी होगी तो फिर वो वेरिएबल में आ जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? तो फिक्स एक्सपेंसेस को मैंने एफ से डिनोट कर दिया, आप सामने देख रहे हैं इक्वेशन में, और वेरिएबल एक्सपेंसेस को मैंने वी से डिनोट कर दिया। अब वी एक बच्चे का एक्सपेंस है, तो एन बच्चों का कितना एक्सपेंस हो गया? एन वी, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। बात क्लियर है? अब ये कह रहा है इट कॉस्ट $120 पर हेड, 120 है पर हेड पे। अगर यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं? 20 स्टूडेंट हैं, तो मैंने मान लिया भाई ये तो फिक्स ही है। स्टूडेंट कितने हैं? 20 भी हो गया। टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है? 120 पर हेड। बच्चे कितने हैं? 20, तो टोटल एक्सपेंस आ गया 120 गुना 20। भाई मैं 20 बच्चों को टूर पे लेके गया, एक बच्चे पे खर्चा आया 120 का, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 120 इंटू 20। बात क्लियर है? टोटल एक्सपेंस हो गया। फिक्स वाले एक्सपेंस हमें पता नहीं कितने रुपए के, हमने एफ मान लिए। एक बच्चे पे वी का एक्सपेंस है वेरिएबल, तो 20 बच्चों पे 20 वी हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों? अब आ जाओ इधर। 110 पर हेड पर डे, अगर 25 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट अगर हैं तो खर्चा कितना है पर हेड का? 110 है। फिक्स वाला तो फिक्स ही रहेगा, प्लस में 25 भी हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं है? अब ये दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करने के लिए माइनस 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 कर दूं, है ना? एफ से एफ कट जाएगा। 25 में से 20 गया, 5 भी, और इसमें से ये घटाएंगे, ये है 24,000, 12 दूनी 24,
2400 है, और ये कितना है 2750। तो 2750 में से 2400 घटाओगे 350, तो मुझे बताओ v की वैल्यू क्या 70 आ गई, v की वैल्यू 70 आ गई। अब ये 70 हम पुट कर देंगे, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, f की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर पुट करना 70 गुना 20 1400, और ये कितना है 2400, तो f कितना आ गया 1000। अब आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट पर हेड इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस टू 40, इंक्रीजेस बाई 40 बोला या इंक्रीजेस टू 40 बोला है, 240। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, बाय और टू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने कहा 140 इंक्रीज हो गए, तो मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने आपको बोला 140 इंक्रीज हो गए 240, मैंने बोला इंक्रीज होकर 140 हो गए, यानी इंक्रीज 40 हुए हैं। तो देखो दोनों में फर्क है, एक है इंक्रीज्ड टू 140 और एक है इंक्रीज्ड बाय 140, है ना। एक तो बढ़कर 140 हो गए और एक 140 बढ़ गए, दोनों में क्या है फर्क है, बात क्लियर है। इसने बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस 240, यानी बढ़कर 40 हो गए, हिंदी में लिखा भी होगा, है ना, छात्रों की संख्या 40 हो जाती है, 40 बढ़ जाती नहीं बोला है, 40 हो जाती है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट कितने हैं 40 हैं, पर हेड खर्चा आपको मालूम नहीं है ना, और बराबर क्या होगा एफ कितना है 1000 प्लस 40, वी कितना है 70। इज दैट क्लियर बच्चों। अब ये 2800 है और ये कितना है 1000 है, 2800 और 1000 कितना हो गया 3800, तो x की वैल्यू आ गई 3800 बटा 40, 0 से 0 कट गया और ये काटोगे तो 95 आ गया, है ना। बात क्लियर है, कोई डाउट। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था बच्चों। हाँ इंक्रीज बाय 40 बोला होता तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट थे लास्ट टाइम, 25 में 40 बढ़ गए तो कितना हो गया 65, तो 25 थे 40 बढ़ा 65 हो गया। इंक्रीज 240 बोला तो मतलब 40 हो गए। बात क्लियर है, और कोई डाउट नहीं है, आसान था। यस अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ऐड हो जाएगा, बढ़कर उतना हो जाएगा तो उतना ही रहेगा, सिंपल है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे से हमने 2 सवाल पिछली क्लास में किए थे, सेम चीजें मैंने ऐसी समझाई थी आपको। चलो ठीक है, इस बार प्रैक्टिस का मौका नहीं है, इस सवाल ये तो हमने पहले ही कर चुके हैं हम लोग। छत्तीस 52 52 67 67 आया था, 101 से काट दिया था तो 36 52 67, ये आपका आंसर हो जाता है। 88 पे चलते हैं, चलो इसको ट्राई करो, शाबाश। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलो जी करो, शाबाश, कोशिश करो निकालने की खुद से, देखते हैं क्या आता है आपका।
सवाल पढ़ो, ध्यान से कंसेप्ट को यूज करो, आंसर आ जाएगा। आया क्या? आया आया क्या? करवाऊं? एक मैं करवाऊं, एक फिर आप करना। संतोष को तकलीफ हो रही है क्या? खरगोश पीछा कर रहा है चूहे का। एक खरगोश चूहे का पीछा करता है, चूहे का। चूहा, चूहा तेज भाग रहा है। चूहा जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, खरगोश उतनी देर में 8 छलांग लगाता है। ठीक, कल चूहा भी छलांग लगाता है तो चल क्यों रहा है? वैसे ज्यादातर ये खरगोश और कुत्ता होता है इसमें, और इसमें चूहा और कुत्ता कर दिया। कोई बात नहीं, कुछ भी कर दे अपने क्या फर्क पड़ता है। कंगारू होना चाहिए था। तो वो तो भाई वो खरगोश 50 छलांग लगाएगा, वो एक लगाएगा। चलो आओ, देखो बच्चों, रैबिट है ना, रैबिट आर से डिनोट कर दें। रैप, अच्छा दोनों रैट है क्या दूसरा? तो है ना रैबिट। देखते हैं, आ जाओ। रैबिट की स्पीड मान लेते हैं कुछ, S1 मान लें। इसका टाइम T1 और डिस्टेंस T1, ठीक है। और रैट की, दूसरा रैट है, रैट की स्पीड S2, टाइम लेता है T2, डिस्टेंस कवर करता है D2। ठीक है जी, कोई समस्या? अब देखो, चूहा जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, चूहा जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, उतनी ही देर में, उतनी ही देर में खरगोश 8 छलांग लगाता है। मतलब बात किसकी हो रही है? टाइम की। ठीक है, देर में बोल रहा है ना भाई, जितने समय में। ठीक है, अब सपोज किया एक छलांग लगाने में ये T1 समय लेता है, एक छलांग लगाने में ये T1 समय लेता है, तो मुझे बताओ 8 छलांग लगाने में कितना समय लेगा? 8T1 कितना लेगा? 8T1 बराबर, क्योंकि रैबिट की बात कर रहा हूं मैं ना, रैबिट, रैबिट की कितनी लीप्स हैं? 8 लीप्स हैं। ठीक है, 8 छलांग। रैबिट एक छलांग लगाने में T1 टाइम लेता है, तो रैबिट 8 छलांग लगाने में कितना टाइम लेगा? 8T1। इज दैट क्लियर? उसके बाद में ये 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में, तो एक छलांग लगाने में T2 टाइम लेता है, तो 5 छलांग लगाने में कितना टाइम लेगा? 5T2। तो क्या यहां से आप T1:T2 निकाल देंगे? T1T2 आ गया 5 8। बात क्लियर है? इसका मतलब अगर ये 5 सेकंड लेता है एक छलांग लगाने में रैबिट, तो रैट एक छलांग लगाने में लेता है 8 सेकंड। इज दैट क्लियर बच्चों? किसी को कोई डाउट? नहीं, बोल रहा है चूहा जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, सपोज करो 40 सेकंड है ना, सपोज करो 40 सेकंड की बात हो रही है, हमने टाइम नोट किया, टक 40 सेकंड हुए, हमने काउंट किया कि चूहे ने कितनी छलांग लगाई, तो चूहे ने कितनी छलांग लगाई? 5। और खरगोश ने कितनी छलांग लगाई? 8। टाइम क्या है? सेम है, 40 सेकंड। 40 सेकंड में इसने अगर 5 छलांग लगाई तो इसने कितनी छलांग लगाई? 8। ये है नंबर ऑफ लीप्स। ठीक है, तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? ये इसने 5 छलांग लगाई 40 सेकंड में, तो एक छलांग कितने सेकंड में लगाई? 8 सेकंड में। इसने 5 सेकंड। टाइम का रेशियो उल्टा हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों? कोई डाउट? आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि टाइम जो ज्यादा छलांग लगाता है, जो ज्यादा छलांग लगाता है वो टाइम कम लेगा,
एक छलांग लगाने में, तभी तो ज्यादा छलांग लगा पाएगा, क्योंकि उसने समय कम लिया एक छलांग लगाने में। इसने एक छलांग लगाने में समय ज्यादा लिया तो छलांग कम लगा पाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है छलांग लगाने के रेशियो से। कोई डाउट? तो यहाँ पे वो स्पीड इज इक्वल टू 1/t है ना। अब यहाँ पे टाइम सेम है, इधर 40 सेकंड का टाइम अगर टोटल लेते हैं तो इनकी एक छलांग का रेशियो आ गया। आओ बच्चों, अब ये तो आ गया T1:T2, 5:8। ये हमने लिया है, इसकी ये रैट की थी और ये रैबिट था, तो रैबिट और रैट 5/8, रैबिट और रैट 5/8, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैट इन 5 लीप्स। अब बात किसकी आ गई? डिस्टेंस की, ठीक है। कवर्ड इन द 5 लीप्स, मान लिया एक छलांग में d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक छलांग जैसी लगाई, दूरी कितनी ट्रेवल की? d1 रैबिट ने, तो इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 4 लीप्स। तो रैबिट एक में d1 ट्रेवल करता है तो 4 में कितनी करेगा? 4d1। और रैट 5 में कितनी करेगा? 5d2। मुझे बताओ d1:d2 क्या आ गया? 5:, आपको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ देयर स्पीड। स्पीड यहाँ पे क्या है बच्चों? स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। चाल बराबर होगी दूरी बटा समय। तो दूरी को अगर समय से भाग दे दो तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा S1:S2, 5/5 रेशियो 4/8, है ना। दूरी को भाग देंगे किससे? समय से, टाइम से। ये आ गया बच्चों आपका 4 दूनी 8, 2:1, ऑप्शन नंबर ए। ये खाली आपको समझाने के लिए इतनी नौटंकी की है, आप तो खाली फटाफट ये कर देंगे जी, है ना। रेशियो लेंगे डिस्टेंस का, रेशियो लेंगे टाइम का, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? समझ में आ गई ना बात? तो ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो लगता है, आपको लगता है अच्छा ये इतना छलांग मारता है, इतना मारता है, फिर इतनी देर में मारता है, इतनी दूरी बराबर करता है, समझ नहीं आता है ना। तो आपको ये लेना है कि एक छलांग में स्पीड, ये रैबिट की स्पीड है, ये रैट की स्पीड है, एक छलांग का समय, और ये क्या है? ये वाली एक छलांग की दूरी, ठीक है बच्चों, है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीप और टाइम टेकन इन 1 लीप। इज दैट क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 89, करो शाबाश। अब ये आप लोग उड़ा दोगे मेरे को पता है। आ गया जी, बिल्कुल आसान था, है ना बच्चों। आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी इस सवाल में, क्योंकि आपको कंसेप्ट अब मालूम है, ठीक है। तो यही खेल होता है कंसेप्ट का।
अब जो बच्चे ऊपर ऊपर से सिलेबस कर लेते हैं, जिनको कंसेप्ट मालूम ही नहीं होता, तो जब ये सवाल उसके सामने आता है तो वो कहेगा यार मैं कैसे करूं, नहीं कर पाते हैं। कहते हैं सर नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि आपने सिलेबस अच्छे से नहीं किया है। सिलेबस अच्छे से कर लिया है, नंबर आएगा। सारा खेल सिलेबस का है। क्या टेढ़ी खीर नहीं है, सीधी सीधी खीर है। सीधी सीधी लोग खाते नहीं है। अब सबको क्या होती है, बहुत ही जल्दबाजी होती है कि मैं यूं करके फटाफट जाऊं, नौकरी लेके वापस आ जाऊं, है ना। जैसे गोदी भरना है ना, जल्दी है, जल्दी में लेट होगा। जितनी जल्दी करना चाहेगा उतना ही लेट होता जाएगा। इसलिए हाँ, ये रूल है भाई, ये प्रकृति का ही रूल है ये, ठीक है। कि जो जितना जल्दी करने की कोशिश करेगा उतना ही लेट होता जाएगा। तो आपको सबसे पहले अच्छे से सिलेबस कवर करना है। सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, लोग इनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सिंपल सिंपल स्टेप है। पहले सबसे पहले अच्छे से सिलेबस करना है, रोज जो किया है उसकी रिवीजन करनी है, अगले दिन फिर क्लास करनी है, क्लास में आने से पहले कल वाले को रिवाइज करके आना है। फिर आपका हफ्ता हो चुका है, जैसे ही आपने 6 दिन में जो पढ़ा है उसको 7वें दिन एक बार रिवाइज कर लेना है। फिर आपका महीना होने वाला है, 28 दिन में जो आपने पढ़ा है लास्ट के 2 दिन आपको रिवाइज कर लेना है। तो आपकी रिवीजन चलती जाएगी, आप लोग भूलोगे नहीं। 6 से 8 महीने में सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस हो जाने के बाद पूरे सिलेबस की फिर से रिवीजन करनी है, मॉक्स देते रहना है, मॉक्स में अपने नंबर को एनालाइज करना है और इम्प्रूव होता जाएगा। सिंपल है, बट इसको फॉलो करना ये बहुत मुश्किल है। अब मेरे पास कोई बच्चा आएगा, वो कहेगा सर आपने इसको भी ये बताया, इसको भी ये बताया, इसको, ये सेम स्ट्रेटेजी है, ये हर बच्चा फॉलो कर रहा है, हर बच्चा। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि भाई IITian था वो, ठीक है, अब उसको यार क्या सिलेबस करना, वो ऐसे ही फटाफट, उसकी स्पीड, दिमाग, बेसिक सब कुछ अच्छा है। तो हो सकता है कि क्लासेस अगर स्किप करके ऊपर ऊपर के कंसेप्ट देख ले बस, और फिर खाली मॉक्स लगा ले, उसका स्कोर, वो जब मॉक लगाना स्टार्ट करेगा उसका मैथ में 50 में से 40 आ रहा होगा, उसको 40 से 50 तक पहुंचना है, तो मॉक्स लगा लगा के पहुंच सकता है। बट कोई बच्चा एवरेज बच्चा है, नॉर्मल BA BSc BTech करके आया है नॉर्मल से, कॉलेज से, और ज़्यादा कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है, तो उसको इस पूरे के पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो कई कई बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छे भयंकर बैकग्राउंड पे होते हैं, वो इंटरव्यू दे देते हैं कि हमने तो बस 3 महीने पढ़ाई की थी, हमारा तो हो गया, हमने तो 100 मॉक लगाए थे, रोज 3 मॉक लगाते थे, 3 महीने में 90 मॉक लगा दिए, हो गया सिलेक्शन। बट एक्चुअल में उसके पीछे की उनकी जो 10 साल की मेहनत है, 12 साल की मेहनत है, वो नहीं देखी किसी ने। तो बच्चे भी पागल हो जाते हैं कि बस वो मॉक लगाने हैं। बट भाई एक्चुअल में उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपको वो चीज़ें एकदम से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार हमने स्टार्ट किया, कोई मॉक लगाया, आ रहा है क्या। अब 50 में से 30 नंबर तो मेरे भी बन जाते थे जब मैंने स्टार्ट किया था मैथ में, बट मेरे को टाइम लगता था 1 घंटा। पहली बात तो ये है, सिर्फ मैथ करने में 50 क्वेश्चन थे तो 30 क्वेश्चन करने में 1 घंटा सीधा सीधा जाता था, 2 मिनट में 1 क्वेश्चन होता था। फिर मैं 50 में से 30 जैसे तैसे करके एक्स वैक्स वाले मेथड मान मून के कर देता था। बट मेरे को ये चीज़ें सीखने के लिए पूरा पूरा सिलेबस अच्छे से करना पड़ा। मेरे को ये हो गया कि भाई वही चीज़ जो मैं 50-60 मिनट में जो 30 कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को 50 मिनट में 50 करने हैं। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है, 50 में 50 करने हैं, 25 में से 25 करने हैं, सिंपल है। तो उसके लिए आपको सिलेबस करना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी, जो सिंपल प्रोसेस बताइए उससे गुजरना पड़ेगा, रोज गुजरना पड़ेगा। थकना नहीं है, फीका नहीं होना, नीरस नहीं होना। आसपास आपको भटकाने वाले लोग रहेंगे, उनसे भटकना नहीं है, ठीक है। जो वो थोड़ी कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब बिल्कुल होती है कंसिस्टेंसी, जैसे ही ब्रेक होगी ना तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं सर किसी लेवल पे पहुंच गए। अब अगर आपने क्लास नहीं की है, पीछे की 4-5 क्लास छोड़ दी है, तो आपको लगेगा कि यार हीरो टू सुपर हीरो में तो लेवल पता नहीं कहाँ ही चला गया है। और जो बच्चा रोज क्लास कर रहा है उसको लगेगा कि हाँ नॉर्मल चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको जो क्लासेस छूटी हैं
इसीलिए मैं डालता रहता हूँ। ये तो बहुत आपके लिए बेनिफिट वाला पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त। हम रोते थे इस पॉइंट के लिए, यार जो सर ने कल क्लास ली और हमसे छूट गई, यार वो अब कैसे लें। मैंने क्लास नोट्स बच्चों से मांग मांग के पूरे करके और सोच सोच के खुद किए हैं, बस यही तरीका था एकमात्र, और कोई तरीका नहीं था। या फिर किसी दूसरे बैच में जब वो चैप्टर होने वाला है तब वो क्लास लो, उसके लिए पूरा अपडेट रहो कि कब वो चैप्टर होगा नेक्स्ट बैच में। तो बहुत समस्याएं थी, अब तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। तुम्हें बस आना है, आके लाइब्रेरी में बैठते ही यूट्यूब खोलना है, फटाक से क्लास तुम्हारे सामने है। अब एक्सक्यूज देने के लिए बचा नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी। बस हाँ ये जरूर है, पेपर देने जाओगे कंसिस्टेंसी 100% ब्रेक होती है। कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो आपकी तैयारी 10 दिन पीछे चली जाएगी। कंसिस्टेंसी जितना दिन ब्रेक होगी उसका दुगना तिगना दिन आपकी तैयारी पीछे चली जाएगी, उसका दुगना तिगना दिन आपको लगेगा। आपने अगर 15 दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक किया, आपको महीना लगेगा उसी स्कोर पे वापस आने के लिए। कोई बच्चा 140 स्कोर कर रहा है, अभी उसका 110 120 आ रहा है, उसका कारण यही है कि उसने एक महीना पढ़ाई छोड़ी है बीच में, या 15 दिन पढ़ाई की है, फिर 20 दिन छोड़ दी, फिर 10 दिन पढ़ाई की, 8 दिन छोड़ दी। यूं करके अगर बच्चे ने किया है तो समस्या होगी। तो इसीलिए आप ज़्यादा पेपर ना दें तब तक जब तक आपकी अच्छी तैयारी ना हो, सिलेबस ना हो जाए। सिलेबस हो गया है, आपके पास टाइम भी होना चाहिए। टाइम है, सिलेबस हो गया है, बहुत अच्छा। तो जो बच्चा बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है या फाइनल में है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है कि वो सही टाइम पे आ गए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही उनका बीए बीएससी कंप्लीट होगा, तुरंत वो बढ़िया स्कोर कर रहे होंगे, उनको खाली रिवीजन करना होगा, ठीक है। निकलते ही पेपर देते ही जॉब हाथ में होगी। तो ये कंसिस्टेंसी आपको ब्रेक नहीं करनी है। ब्रेक पेपर की वजह से अगर होती भी है तो उसको आपको कवर करना है कि भाई मेरी ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी, अब मैं लाइब्रेरी में बैठ के 2 घंटा फालतू क्लासेस को पूरा करूंगा, कवर करूंगा, रिवाइज करूंगा और इनके बराबर पहुंच जाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि बराबर पहुंच नहीं सकते, रोज एक एक क्लास 2-2 क्लास भी एक्स्ट्रा लोगे तो 4-5-10 दिन में पहुंच जाओगे, है ना। और साथ में ये क्या है कि मनोबल भी बना के रखना होता है, मनोबल भी टूटने लगता है जब जैसे स्कोर कम दिखेगा आपको, तो वो भी बना के रखना है। तो सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे के ये फेजेस आते रहेंगे और इन्हीं को ओवरकम करके आगे बढ़ते रहना है। आओ वापस चलते हैं। ए कैट टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 4 लीप्स ऑफ ए डॉग। कैट का T1 मान लेता हूं और डॉग का D1 मान लेता हूं। तो 5T1 इज इक्वल्स टू 4T2, ठीक है बच्चों। यानी T1 रेशियो T2 ये कितना हो गया 4 5, ठीक है। आपको कह रहा है बट 3 लीप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ द कैट। अब देखो ये ना यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस नहीं दिया, वर्ड का यूज नहीं किया, ना टाइम का ना डिस्टेंस का। और देखो एक कैट टेक्स 5 लीप्स, ये जो बिल्ली है ये 5 छलांग लगाती है, 4 एवरी 4 लीप्स ऑफ ए डॉग। 4 छलांग लगाता है कुत्ता, उतनी ही देर में 5 छलांग लगाती है बिल्ली, यानी टाइम की बात हो रही। बात क्लियर है। तो दोनों का हमने टाइम क्या है बराबर कर दिया, रेशियो आ गया टाइम का। नेक्स्ट में कहता है बट 3 लीप्स ऑफ द डॉग, कुत्ते की 3 छलांग, कुत्ते के द्वारा इतने टाइम में लगाई हुई छलांग नहीं, कुत्ते की 3 छलांग, यानी कुत्ते की 3 छलांगों की दूरी आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ द कैट, कैट के 4 लीप्स के बराबर है, 4 छलांग के बराबर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस की। पहले हमने बताओ D1 किसको माना है, कैट को। तो 4D1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3D2। तो यानी D1 इज टू D2 क्या हो जाएगा 3:4। आपको स्पीड का रेशियो निकालना है, S1 इज टू S2 ही निकालना है ना, 3/4। कोई ऐसा तो नहीं कर देगा उल्टा एन लगा देगा कि मन कर रहा है चलो उल्टा एन ठोक देते हैं। तो 20 या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और या फिर 20 से गुना कर दो, तो वही आ जाएगा 15 रेशियो। चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जब आपको कंसेप्ट पता होता है। अब मैं आपको बताता हूं, अब अगर आपने यहाँ पे क्यों का रीजन नहीं जाना कि क्यों बराबर कर रहे हैं, तो ये सवाल जैसे ही महीने बाद आएगा ना आप फंस जाओगे।
आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तो आप रट्टा मार लेते हो कि चलो इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, ये हो गया, बट एक्चुअल में आपको जानना है कि क्यों बराबर कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, एक बिल्ली कुत्ते की हर 4 छलांग के लिए 5 छलांग लगाती है। जैसे ही बिल्ली कुत्ता 4 छलांग लगाता है, बिल्ली 5 छलांग लगाती है। तो जितनी देर में इसने 4 छलांग लगाई, बिल्ली ने 5 छलांग लगा दी, जितनी देर में, मतलब टाइम में। अब मैंने T1 क्या माना है? बिल्ली की एक छलांग का समय। बिल्ली यहां से यहां गई तो बिल्ली ने कुछ समय लिया, तो मैंने T1 माना। बिल्ली की एक छलांग का समय, तो 5 छलांग का समय क्या हो जाएगा? 5T1। मैंने लिखा 5T1। फिर कुत्ते ने भी छलांग लगाई। अब जितनी एक छलांग में कुत्ता लगाएगा, एक छलांग कुत्ता लगाएगा, तो समय अलग होगा ना बिल्ली से। तो मैंने मान लिया वो T2 है। तो ये 4 छलांग लगाता है, तो 4 छलांग लगाई तो टाइम कितना लिया? 42। ये दोनों टाइम क्या है? बराबर है ना। ए कैट टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 4 लीप्स ऑफ ए डॉग। ठीक है, जैसे मैं कह दूं ए कैट टेक्स 5 ग्लास ऑफ वाटर फॉर एवरी 4 ग्लास ऑफ वाटर बाय ए डॉग। मतलब जितनी देर में ये 4 गिलास पीता है, ये 5 गिलास पीती है ना, जो भी है। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये टाइम की बात हो रही है। फिर यहां पे कह रहा है बट 3 लीप्स ऑफ द डॉग, कुत्ते की 3 छलांग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ द कैट, बिल्ली की 4 छलांग के बराबर है। दोनों की छलांग, इसकी इसकी कितनी है? 3 छलांग, इसकी 4 छलांग बराबर है। इसका मतलब क्या है? 3 छलांग की दूरी, 4 छलांग की दूरी क्या है? बराबर। तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल। बात क्लियर है? और स्पीड निकालना है तो D1/T1 D2 चलें क्या? आ जाओ नेक्स्ट। एक और करो, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखते हैं। आ गया क्या? कितना? बी बॉम्बे सबका है क्या? कोई पूछना चाहता है? नहीं, अब तो सबको आ गया है ना, तरीका मालूम पड़ चुका है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूं? करवा दिया है ऑनलाइन भी, बच्चे 2 कर चुके हैं, तो तीसरा अपने आप कर लेंगे। चलें आगे, मतलब करेंगे ना कभी तो। ये वाला करो, शाबाश।
हुआ क्या? हाँ, डॉग टेक्स 8 जंप्स फॉर एवरी 12 जंप्स। डॉग का मैं मान लेता हूं स्पीड S1 T1 D1, और क्या है, लायन और फॉक्स है। लायन का S2 T2 D2 और फॉक्स का S3 T3। ठीक है जी बच्चों। अब कह रहा है डॉग टेक्स 8 जंप्स फॉर एवरी 12 जंप्स, यानी टाइम की बात कर रहा है, यानी 8T1 बराबर है 12T2। कह रहा है फॉक्स टेक्स 15 जंप्स फॉर एवरी 12 जंप्स ऑफ द लॉइन, यानी 15T3 बराबर है 12T2, तो 12T2 बराबर है 15T3, एक ही बात है। ऐसे डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि 12T2 15T3 यही तो बोला है, बराबर हो गया। मुझे बताओ क्या यहां से आप T1 T2 T3 निकाल सकते हो? बोलो हाँ या ना। इन तीनों का एलसीएम कितना है? 120। 8 को किससे गुना करूं कि 120 आए? 15। 15 को T1 T2 T3 आ गया, कोई समस्या नहीं है। आपको बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग इन 8 जंप्स, 8D1 बराबर है 16D2 बराबर है 24D3, है ना। मुझे बताओ यहां से D1 D2 D3 क्या आ जाएगा? अड़तालीस है तो 6 3 2 आ गया। स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो, यही पूछा है क्या? 15/6, सॉरी 6/15, 3/10, 2/8। नीचे एलसीएम कितना है? 40 या 20? 20 है। 20 से गुना करोगे तो 20/5, 4 दूनी 20/10, 2 तिया 6, 20/4, 8 6 5। आपको चाहे कुत्ता बिल्ली खरगोश लायन लोमड़ी कुछ भी दे दे, 2 दे दे 3 दे दे 4 दे दे 5 दे दे, यस, एक जंप का स्पीड भी एक जंप के हिसाब से ही हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्पीड आ ही जाएगी। प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो हम भागम भाग नहीं मचाते ना भाई। अब मैंने जल्द, तुमने पता क्या लिखा होगा? तुमने लिखा होगा पहले 81, फिर लिखा होगा 12T2, फिर लिखा होगा 15T3 बराबर 12T2, फिर तुमने इनको T1 T2 निकाला होगा, T2 T3 निकाला होगा, फिर T1 T2 T3 निकाला होगा। अब मुझे दिख रहा है कि ये 12 है, ये भी 12 है, ये 12 किसका है? लाइन का। ये भी 12 किसका है? लाइन का। तीनों क्या है? बराबर हैं, तो T1 T2 T3 सीधा निकल गया, फुल टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। ये तो तीर कमान है भाई, चिड़िया की आंख तो ये है। तीर कमान भी तो सही से चलाने आने चाहिए ना। एक तो तुमने तीर यूं छोड़ा, हे भगवान, पहले उस दीवार के लगे फिर चिड़िया की आंख पे लगे, अरे मैं सीधा मार दिया। तुमने पहले उधर निशाना मारा कि वहां मारूंगा तो वहां जाके लगेगा उल्टा वापिस आके, है ना। नहीं, तुमने तो पहले यूं मारा फिर यूं मारा फिर यूं मारा, उल्टा एन बनाया ना पूरा। मैंने थोड़ा सीधा कर दिया।
फिर उसके बाद में डिस्टेंस तीनों का बराबर दे ही था रखा था, या तो आप काट देते 1 2 3 6 से कर देते, या फिर 48 लेके कर दो, एक ही बात है। फिर इनको डिवाइड करना है खाली। अब वही बात है ना, अब नीचे एलसीएम 20 है, मैं 20 से गुना थोड़ी ना करूंगा एक स्टेप आगे बढ़ा के, मैं देखूंगा 20/5 4 4 दूनी 8। अब इतनी कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे ना मेरे भाई, यही स्पीड बढ़ाएंगे आपकी। चलें आगे, नेक्स्ट 92। मोमबत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है। बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी, सुना है गाना? सत्ते पे सत्ता मूवी का है। फिर क्या कहता है? फिर कहता है बत्तियां बुझाने वाली ना जाने कब आएगी, समथिंग लाइक दैट। कहता है शोर ना मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। चलो कुछ नहीं है, बस खाली लैंग्वेज चेंज करता है, तो सवाल वही रहते हैं घुमा फिरा के। आपको कंसेप्ट यूज करना है, बेसिक सवाल क्या कह रहा है, कैसे चिड़िया की आंख पे ध्यान डाल के निकाल सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। करें क्या? 1 मिनट रुके, चलो ट्राई करो, शाबाश। समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं। ओह, पहली 7 घंटे में, दूसरी 6 घंटे में पूरी जल जाती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर गति से जलती है, कांस्टेंट रेट है ना, स्थिर दर से जलती है। प्रज्वलित होने के कितने घंटे बाद पहली और दूसरी मोमबत्तियों के बीच का अनुपात 3:1 हो जाता है? ओहो, 7:30 तो है ही नहीं। चलो आओ देखते हैं। दो कैंडल्स हैं, सेम हाइट की हैं, ठीक है, सेम हाइट की हैं और सेम टाइम पर जलाई जाती हैं, सेम टाइम पर जलाई जाती हैं। पहली जो है वो 7 घंटे में जल जाती है पूरी की पूरी, और दूसरी जलती है 6 घंटे में, ठीक है। तो हाइट भी सेम है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है 5:30 ये मोमबत्ती जो है एक ज़्यादा टाइम में जली है, कम टाइम में जली, ठीक है, कांस्टेंट रेट है जलने का। अब आओ इधर, शाबाश। और ये भी हो सकता है कि उनकी विड्थ वगैरह जो है वो कम ज़्यादा हो, है ना, एक की मोटाई ज़्यादा हो और एक की मोटाई कम, ठीक है, लेकिन हाइट क्या है, बराबर। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये 6 है, ये 7 है, ये क्या है, टाइम है। ये 6 घंटे में पूरी जल रही है, ये 7 घंटे में पूरी जल रही है, तो पहली 7 है, दूसरी 6, कोई बात नहीं, ये 7 6 ले लो। अब इनकी हाइट क्या है, सेम हाइट है, तो मैं कोई नंबर ऐसा ले लेता हूं जो सेम हो, ऐसा नंबर जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेने को तो एच भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आसान क्या रहता है, जो 6 से भी कटे, 7 से भी कटे, एलसीएम क्या है। मैंने मान लिया इनकी 42 हाइट है,
हाइट ऑफ द कैंडल। तो 7 छिक्का 42, ये क्या आया? रेट पर आवर, कि कितनी हाइट जो है 1 घंटे में जल जाती है या कम हो जाती है ना? रेट पर आवर, इसका कितना आ गया? मतलब 6 सेंटीमीटर 1 घंटे में जलती है पहली, और 7 सेंटीमीटर 1 घंटे में जलती है दूसरी। बात क्लियर है? एज्यूमिंग ईच कैंडल बर्न्स एट ए कांस्टेंट रेट, in how many hours after being lighted the ratio between first and second candle becomes 3:1। देखो जी, अब इनका रेशियो हो जाएगा कितना? 3:1 का। ये 3 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। ये 42 थी, 42 में से सपोज करो टी टाइम है, वो कितने घंटे हैं? 3 घंटे हैं। तो 1 घंटे में कितनी कम हुई? 6। टी घंटे में कितनी कम होगी? 6 टी होगी ना जी। ये 42 थी, ये वाली भी 1 घंटे में 7 कम हुई, तो टी घंटे में कितनी कम हुई? तो क्या ये रेशियो यही होगा? है ना? ये मोमबत्ती 42 की थी भाई साहब, और ये भी 42 की थी। ठीक है, अब ये जलती है 1 घंटे में 6, और ये जलती है टी टाइम में। टी टाइम में ये जल जाएगी कितनी? 60, और ये जल जाएगी कितनी? 70। ये बची कितनी हुई है? बची कितनी हुई है? 42 माइनस 30। ये कितनी बची हुई है? 42 माइनस, जो बची हुई मोमबत्ती है इनका रेशियो पता है क्या है? 3:1। यही तो बोला है, 3:। बात क्लियर है बच्चों? बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, टी आ जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जल गई फिर आंधी आई बुझ गई फिर दोबारा जला दी, मतलब जल ही रही। और ऐसा नहीं है कि एक फुल स्पीड से जल रही है, उस मोमबत्ती का जो मटेरियल है वो कुछ और है, एक धीरे धीरे जल रही है उसका मटेरियल कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट रेट है। तो ये आ गया बच्चों आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 42 माइनस 6t बराबर 3 गुना 42, 126 माइनस 21t, 21 6 15t, और ये आ गया कितना? 42 दूनी 84, यानी t की वैल्यू आ गई 28/5, 3 से कट गया, यानी t की वैल्यू आ गई कितना? गड़बड़ आ गया क्या? सही तो है, 25 सही 3, 5 सही 3/5, यानी कि 5 घंटे और गुना 60 कर दोगे, 12 तिया, ये आ गया भाई। तेरा कैसे बी आ रहा था? पता नहीं कैसे आ रहा था। 28/5 आ, क्या एक्स लिया तूने? नहीं, इक्वेट क्या किया? एक्स टाइम, तूने एक्स टाइम एक्स लिया है, तो ये 6x हो गया, ये 7x हो गया, तो ये क्या 3:1 कर दिया तूने? 3:1 क्या है? टोटल कैंडल में से जो बचा हुआ है, 6x और 7x के बाद जो बचा है उनका रेशियो है ना। इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल बिकम्स 3:1। मतलब कि आपने जला दी है और ये कुछ जल चुकी है, उसके बाद में जो रेशियो है वो 3:1 बन गया, जो बची हुई है। बची हुई कैसे निकालेंगे? टोटल में से माइनस करेंगे जो जल चुकी है। चलो आगे ये करके दिखाओ।
ए, ए सही उत्तर है। अभी भी तुम ए सी कैसे बोल रहे हो भाई? पहली 8 घंटे में, दूसरी 6 घंटे में, ये आ गया 24। 8 या 24, 6 चौके 24। ये 24 में से 3 टी जल गई है और ये 24 में से 4 टी जल गई है। रेशियो कितना हो गया है फर्स्ट एंड सेकंड का? 2:1। 24 माइनस 3 टी बराबर 48 माइनस 8 टी, यानी 5 टी बराबर 24 आ गया। टी बराबर 5 चौके 20। ये 12 कौन निकाल रहा था भाई? 5 चौके 20, 4 से 4/5, यानी 4 घंटे और 48 मिनट। 60 से गुना कर दोगे 12 चौके 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आसान था बच्चों, कोई समस्या? टी वाला कौन था वैसे? कैसे निकाल रहे थे भाई? पता नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी की पूरी थोड़ी फंसी हुई है ना। बोल भाई, करो चाबस, 93 करो। 94। क्या है? 30, 60। आ जाओ। 42, 36, 35 are in the first 3 terms of a proportion, then the fourth term is, है ना, 42, 36, 35। तो चौथी x होगी, इन दोनों की गुना इन दोनों की गुना के बराबर होगा, है ना। 42x, 6 7 42 आ गया, 7 पंजे 35 आ गया, है ना। 6 पे कट गया 7, 7 पंजे 35। x कितना आ गया बच्चों? 30। चले आगे। राहत की सांस वाला सवाल था क्या? चलो कुछ अच्छा आया, कंसेप्ट रिवाइज हो गया। चलो ये करो, तो ये भी रिवीजन ही है, आसान है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली है। ए तो ए बराबर K1B है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप लिख सकते हैं K1B। K1 इसलिए लिख दिया, कांस्टेंट अलग अलग आएंगे सब में। B बराबर क्या हो जाएगा? K2/C, और C बराबर क्या हो जाएगा? K3D। बात क्लियर है? गुना कर दें क्या तीनों साइड की? ABC करके देखें, इधर क्या आ जाएगा? K1, K2, K3, B/C इंटू D। यही आ गया क्या? तो B से B कट गया और C से C नहीं कटा है, A और D का चाहिए। तो ऐसे कर देते हैं, C से डिवाइड कर देते हैं। इसको इधर लेके कर लें गुना, क्या दिक्कत है? ऐसे लिख दें, K3D बराबर C है, AB K3D बराबर K1 K2 B/C इंटू C। इस बार B आ रहा है क्या? क्या गड़बड़ कर रहे हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ वैसे भी कर सकते हैं। मैं पहले ऐसे करना चाह रहा था, ऐसे भी तो आना चाहिए।
ऐसे, हाँ वो ठीक है, वो तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, बट ऐसे भी आना चाहिए। हाँ, ये कांस्टेंट है वैसे, है ना। देखो ये तो कांस्टेंट बन जाएगा, समझ आ रहा है। बी से बी कटता नजर आ रहा है, पर हाँ ए डी आ तो गया, सी से सी कट गया, सही तो है। ए डी बराबर के बन गया, है ना, K1 K2 अपॉन K3, सही तो है। तो यानी कि आपका आ गया ए डी बराबर आ गया के, यानी कि ए इज इक्वल्स टू के बाय डी, यानी कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, जहाँ पे के की वैल्यू क्या है, ये पूरा कांस्टेंट ही तो है, K1 K2 बाय K3, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार बिल्कुल बेसिक तरीके से किया, मैं पहले ये ऐसा करवाना चाह रहा था आपको, ये इजी है ना। ए बराबर K1B, बी बराबर K2 अपॉन सी, सी बराबर K3D। मैंने ऐसा इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे सी एलिमिनेट करना है और बी एलिमिनेट करना है। तो बी बी इधर कट जाएगा, सी सी इधर कट जाएगा, तो बी भी कट गया और सी सी ऐसे कट गया, और ए डी बराबर ये आ गया के। तो ए इक्वल्स टू के बाई डी, यानी ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। एक हम सीधा सीधा क्या, नहीं तीनों में अलग अलग होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि जिस दर से यहाँ पे बढ़ रहा है उसी दर से यहाँ पे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, है ना। तीन अलग अलग प्रोपोर्शनल हैं, तो तीनों में अलग अलग के माना जाएगा, बट इनको ये है कांस्टेंट, इनको चाहे गुना करो भाग करो, कोई चौथा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है कांस्टेंट। अब सीधा सीधा ये है कि ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी बढ़ रहा है तो ए बढ़ रहा है, बट बी जो है वो सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ए सी के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ए अगर सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सी डी के डायरेक्टली है, तो ए डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना, अपनी सिंपल सेंस से आ गया कि भाई डायरेक्टली का मतलब पता है, इनवर्सली का मतलब पता है, कौन किसके इनवर्सली डायरेक्टली बढ़ रहा है घट रहा है उससे पता चल गया। कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आया ना। ए बढ़ रहा है अगर बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है अगर सी घट रहा है, और अगर सी घट रहा है तो डी भी घट रहा है, तो ए बढ़ा और डी घटा, तो यानी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ रीजनिंग का ही सवाल है एक तरह से। चलें आगे, नेक्स्ट ये करो 96। ये क्या है, ये CHSL का सवाल है, क्या दिख रहा है मेरे को। वन वन एक आ गया, इतना आसान था क्या संतोष, तू कह रहा था ये क्या है, ये तो क्या ही है ना, कुछ है ही नहीं। आपको पता है बच्चों, इन दोनों की गुना इन दोनों की गुना के बराबर होगी। 8x बराबर होगा 8 की पावर 5.06 गुना 8 की पावर -4.06 होगा क्या। आपको एक बात बताई थी क्या मैंने किसी जमाने में, कि अगर पावर सेम है, मल्टीप्लाई में है ना, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये बेस सेम है,
मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, और इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक। लिखो ना लिखो एक ही बात है। 8 से 8 कट गया, उत्तर क्या आ गया, ये चसल का सवाल था ना, दिखने में डरावना था, करने में आसान। चले आगे। 97 आईबी का आ गया ना आईबी का आ गया इस बार। ओहो, स्किप नहीं मारना है मेरे भाई, करना है। आईबी वाले भी कई सवाल तो इतने भयंकर डालते हैं बेफालतू के, जिसके ना कोई सर ना कोई पांव। वो चाहते हैं छोड़ छोड़ के चलो, इसमें आप अपना दिमाग खराब ना करें। जो बच्चा सीजीएल में 95 करके आ रखा है, वो भी 20 में से 15 ही किया उसने भी आईबी में, मैथ में, ठीक है। जो 25 में से 25 मार के आ रहा है सीजीएल में, उसको भी पता है कि कोई सवाल हो ही नहीं पा रहे हैं। सवाल इतने भयंकर, कैलकुलेशन, आप आधा घंटा लगाओगे कैलकुलेशन करने में, तब जाके एक सवाल होगा, तो कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा सवाल छोड़ने वाला होता है, छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि सभी तो करने ही नहीं है ना। अरे नहीं, ये वाला नहीं, मतलब आईबी में 20 में से 15 तो करने वाले होते हैं, ये करने वाला है, ये छोड़ने वाला नहीं है। चलो चलो चलो, करो करो करो। चलो मैं पढ़ देता हूँ आपकी जगह अरे पढ़ने में टाइम लग जाएगा। आ जाओ। मॉर्निंग शिफ्ट एंड द आफ्टरनून शिफ्ट ऑफ ए स्कूल वॉज 13:9। ठीक है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में बच्चों की संख्या है, ऑब्वियस सी बात है। 13:9 क्या है, बच्चों की संख्या है। एन स्टूडेंट्स मूव्ड फ्रॉम द मॉर्निंग शिफ्ट टू द आफ्टरनून शिफ्ट। एन छात्र यहां से निकल के यहां चले गए हैं, और अब रेशियो क्या हो गया है, 19:14। बात क्लियर है, रेशियो बिकम 19:14। अब कह रहा है नाउ 153 न्यू स्टूडेंट्स sought admission in the school and these students joined the morning and afternoon shift in the ratio 6-11। अब 6 और 11 टोटल कितना है, 17 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू पढ़ा याद है तो पता होगा, 6 की वैल्यू 54, 11 की वैल्यू, मॉर्निंग में इतने आए हैं, आफ्टरनून में इतने आए हैं। ठीक है, बच्चों की संख्या है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में 54 और 99 बच्चे नए आए हैं। बात क्लियर है। इसके बाद की बात है, 19-14 हो गए हैं, उसके बाद की बात। अब ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग एंड शिफ्ट आफ्टरनून इज, अब कितनी हो गई है, 24-19 हो गई है। सारा सवाल समझ में आ गया, लो पढ़ दिया सवाल, नहीं आया। ओहो, शुरू में क्या होता है बच्चे, शुरू में मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, अनुपात है 13:9 का, है क्या, कितना है, 13:9। मान ले 130 बच्चे और 90 बच्चे हैं, एन बच्चे मॉर्निंग में से निकल के आफ्टरनून में आ जाते हैं। कहां से, मॉर्निंग से आफ्टरनून, एन बच्चे, मतलब 130 में से एन घटा देंगे और 90 में एन जोड़ देंगे। अब जो रेशियो है वो चेंज होगा, रेशियो चेंज होके क्या हो जाता है, 19-14 हो जाता है। ठीक है, रेशियो हो गया 19:14। अब नए बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं, उसके बाद आते हैं 153, रेशियो में आते हैं 6-11 के, 17 की 153, 1 की 9, 6 की 54, 9 की 99, क्या 11 की 99, 54 और 99 बच्चे नए आते हैं, तब जाके रेशियो क्या हो जाता है, 24-19। अब मुझे बताओ मैं कौन से रेशियो में एक्स वैक्स मान लूं, इसको मान लो, इसको 19x और 14x। 19x में कितने जुड़ गए, 54, 14x में कितने जुड़ गए, 99, और हो क्या गया, 24 और 19। बात क्लियर है बच्चों। इस टाइम पे बच्चा जुड़ा है यहाँ पे 54, इस टाइम पे बच्चा जुड़ा है 99, और रेशियो हो गया है 24 और
19 को 19 से गुना करने पर आपको पता है कितना आता है? 19 चौके 76, 7 95 और 7 100, 24 चौके 96, 9 24 से कम 24 और 9 33। ओके, 24 को 9 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 216। 216 को 11 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 6 7 3 2। 24 गुना 99 आ गया। बात क्लियर है? मैंने पहले 24 को 9 से कर दिया, फिर 11 से कर दिया। अब ये देखना, ये कितना आ गया? 25 आ गया क्या? 25x बराबर 6 में से 6 गया 0 5 3 1, यही आया। x की वैल्यू क्या आ गई? 25 पंजे 125, 10 बचा, 25 चौके तो x कितना आ गया? 54। ये 19 गुना 54, ये 14 गुना 54। अब ये रेशियो 13:9 हुआ था, है ना? ये था 19 गुना 54, इधर पूरा लिख दूं। 19x की वैल्यू 19 चौके 19 गुना 54 किया है कहीं पे, ये रहा 1026 था ना। और 14 गुना 54 किया है कहीं पे, ये नहीं किया। 14 गुना 54, 14 चौके 56, 5 14 5 70 और 5 75। यहाँ इतने इतने बच्चे थे। मॉर्निंग में 1026 थे, यहाँ पे 756 थे। ये कब आए थे? जब इसमें से तो n घटा था और इसमें n जुड़ा था। मतलब कि ये n जुड़ने के n घटने के बाद हैं। ये क्या है? n घटने के बाद। तो पहले कितने थे? प्लस n। ये n जुड़ने के बाद हैं, तो पहले कितने थे? और इनका रेशियो क्या था? बाबा, ठीक है। अब इनकी करो गुना। गुना करेंगे तो क्या आएगा? 9 छिक्के 54, 9 दूनी 18 और 5 23, 9 एकम प्लस 9n बराबर 13 छिक्के 78, 7 13 पंजे 65 और 7 72, 7 13 7 91 और 7 98 माइनस 13n। तो 13 और 9 कितना हो गया? 22n बराबर, इसमें से जरा ये घटाना, 4 9 और 7 में से तो हो गया 5 5 4 9 कट रहा है ना। n की वैल्यू आ गई, n नहीं पूछ रहा होगा, है ना? 27 आ गई। 54/2 27। ओहो, क्या सवाल था! आईबी में पूछा गया था, रेल बनाने वाला सवाल था, है ना? आईबी बोल रहा है छोड़ दो। इसकी और कोई ट्रिक हो सकती है क्या? देखेंगे। पहले बताओ, ये समझ में आया क्या? तब भी होगा तो और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आओ एक बार फिर से देखते हैं। रेशियो मॉर्निंग और आफ्टरनून का 13:9 था। इसमें से n घट गया, इसमें n जुड़ गया, रेशियो 19:14 हो गया। अब क्या हुआ? यहाँ पे ये 54 बढ़ा और यहाँ ये 99 बढ़ा, तो रेशियो 24:19 हो गया। इसको 19x माना, इसको 14x माना। 19x में 54, 14x में 99, 24:19 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से x आ गया 54। x 54 यहाँ पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 1026 और 756। कितनी आई है? 1026 और 756। अब देखो, ये n घटाने के बाद वैल्यू है, यानी पहले इसमें n जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें से n घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13:9 और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की n आ गया 27, है ना? अगर आप स्टार्टिंग में ही x मान के चलते हो, सवाल तो तब भी हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सवाल नहीं होगा, बट थोड़ा और टाइम लगेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोग बना के लाना, ठीक है? आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं 58 पे, 98 पे, 98 करो, शाबाश।
चलें बच्चों, करें? There are Y yellow marbles and B blue marbles in a box. ठीक है, 18% of the yellow marbles were added to 24% of the blue marbles and the total was 30. मैंने मान लिया Y है येलो मार्बल और B है ब्लू मार्बल्स। अब इसका 18%, इसका कितना परसेंट है? 18%, और इसका कितना है? 24%, और ये किसके बराबर है? 30 के बराबर, है ना? यही बोला है, 18% ऑफ येलो, 24% ऑफ ब्लू, दोनों को ऐड किया, टोटल वॉज 30। तो ये 3 से कट भी रहा है, दो से भी काट तो चाहे, तीन वाई प्लस 4B बराबर आ गया 500। बोलो किसी को कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं हुई ना? आगे बोल रहा है 3 times the number of yellow marble exceeds 2 times blue marbles by 200। यही बोला है कि पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना नीले मार्बल की संख्या के 2 गुना से 200 अधिक है, तो माइनस कर दो कि 200 आएगा, है ना? ऐसे तो बोलते हैं अधिक है, दिस माइनस दिस, ज्यादा में से कम वाला घटा देंगे, 200 आ गया। अब मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 2 से, तो मुझे बताओ ये कितना आएगा? 6y 4b 400, तो 9y कितना आ गया? 900। कैलकुलेशन आसान थी, बस डर आ रहा था। y कितना आ गया? तो y 100 आ गया, तो b कितना आ गया? y 100 है 300, 200, b आ गया 50। रेशो y टू b, y और b का रेशो दिख रहा है आपको, 100/50, यानी कि 2 अनुपात। बात क्लियर है? y और b का अनुपात क्या है? 2024 के प्री में पूछा था, कोई समस्या वाली बात आपको लगेगी नहीं। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। ये आपके लिए होमवर्क है, करके लाना, कोई बात नहीं, ऐसा ही हल्का फुल्का फर्क होगा, सेम सा ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस्ड एज है और पार्टनरशिप है, उसी में से कुछ स्टार्ट करेंगे। रेशो में भी, क्योंकि जब आप बुक्स देखोगे ना, तो बुक्स में भी रेशो चैप्टर में एज के सवाल मिलेंगे आपको, और साथ में मिलेंगे आपको पार्टनरशिप के सवाल। तो पहले वो दोनों चैप्टर कर लेंगे, उन दोनों के होने के बाद करेंगे परसेंटेज।